दोस्तों साइंस वाली न्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम साइंस वाले पोर्शन के अलावा जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं द हिंदू की उसको हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप टेलीग्राम का चैनल है हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही RKJ सिविल पाठशाला, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ डिस्कशन में छूट जाती है ना उसको हम टेलीग्राम के चैनल में डेली अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी आपको डेली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली न्यूज़ देखेंगे वो है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। देखिए, इंडिया का कहना है कि इंडिया में जो भी वैक्सीन इंपोर्ट हो रही है या फिर एक्सपोर्ट हो रही है उस पर और इसके साथ साथ में ऑक्सीजन के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता था ना उसको हम वेव कर देंगे 3 महीना के लिए, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है, ताकि हमारे मार्केट में बाहर से आने वाली जो ऑक्सीजन है या फिर वैक्सीन है ना उसका दाम सही रह सके, उसका दाम बढ़े ना, कम कीमत में अवेलेबल कराने के लिए सरकार का ऐसा कदम उठाया गया है। तो कस्टम ड्यूटी, हमारे देश से यदि कोई माल बाहर भेजा जा रहा है या बाहर से हमारे देश में भिजवाया जा रहा है तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। और ध्यान ये रखना है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको डायरेक्ट ये कंपनियां पेड नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या काम करती हैं, कुल मिला के आप लोगों से ये उसको वसूलती हैं, उसमें अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ों पर इसको ऐड कर देती हैं, ठीक है। कुल मिला के इसको वो खुद पे नहीं करती हैं, इसको पे करते हैं ग्राहक लोग, हमारे जैसे लोग। तो ये तो था कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। इसके बाद एक न्यूज़ आई है उत्तराखंड से, जहां पर स्खलन हुआ है जिसमें से 384 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 10 लोगों की बॉडी को रिकवर किया गया है उत्तराखंड से। एवलांचेस को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है जिसको हम स्खलन कहते हैं। जैसे कि यदि कोई पत्थर लुढ़कता है या फिर उसका स्खलन होता है तो उसको रॉक एवलांचेस कहते हैं। एक होता है हिमस्खलन और एक होता है डेब्रिस एवलांचेस, जिसमें कि सॉइल हो सकती है या फिर लूज स्टोन जो कि ऊपर से इस प्रकार से नीचे किसी पहाड़ या पर्वत की ढलान से नीचे जब गिरते हैं ना तो होता है अलग अलग चीज़, या तो वो बर्फ़ हो सकती है या फिर रॉक हो सकती है या फिर मिट्टी हो सकती है। इतने टाइप के मैन स्खलन होते हैं। यहाँ से जो मलबा गिरता है ना पहाड़ से या ऊंचाई से, तो उसकी स्पीड 130 किलोमीटर 80 मील्स पर आवर तक हो सकती है, जो कि कैपेबल होता है किसी भी फॉरेस्ट को या फिर स्मॉल विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इतनी स्पीड इसकी होती है। यदि हम बात करें कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके कारण से ये घटना घटित होती है, तो जो नॉर्मली माउंटेन का जो हायर पोर्शन रहता है ना जो कि स्टेबल नहीं रहता है, कई सारे कारण से उसका यदि क्षरण अपतर्दन अपक्षय होता है जिसके कारण उसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो कमज़ोर हो जाती है। इसके कारण ही फिर वो क्या है, मलबा बहकर नीचे आ जाता है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं स्खलन होने के, जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग जाए, हैवी स्नोफॉल हो जाए। वाइंड की डायरेक्शन भी मायने रखती है कि वाइंड की डायरेक्शन कैसी है। इसके अलावा जो ढाल रहती है ना, यदि वो तीक्ष्ण ढलान है तो भी वहाँ से स्खलित होने का ज़्यादा डर रहता है। इसके अलावा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जाहिर सी बात है यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ पिघलती है और पिघलने के साथ साथ ही फिर नीचे अपने साथ में सारी चीज़ों को बहाकर लेके जाएगी। इसके अलावा अर्थक्वेक भी एक रीजन है जिसके कारण भूस्खलन या फिर स्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। अब इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि प्रकृति के कारण ही ये घटना घटित होती है, ठीक है। यदि हम कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं या फिर वहाँ पर कोई बम धमाका कर रहे हैं, उसके कारण वाइब्रेशन होने के कारण भी स्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। इसके अलावा आप जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, वृक्षों की कटाई जो करते हैं, उसके कारण भी स्खलन की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं।
इसके अलावा हम यदि बात करें विंटर में जो स्पोर्ट की एक्टिविटी रहती है ना, उससे भी बर्फ़ की जो परत रहती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। इसके कारण ही स्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तेलंगाना स्टेट से। तो तेलंगाना स्टेट का हम मैप देख लेते हैं। ठीक है, इसके नॉर्थ में पड़ता है महाराष्ट्र। ठीक है, और यदि हम इसके पश्चिम वाले हिस्से में देखें तो पश्चिम वाले हिस्से में ये वाले एरिया में पड़ता है कर्नाटका, और नीचे तरफ दक्षिण में पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और थोड़ी सी ये बाउंड्री अपने साथ शेयर करता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये पीली पीली पट्टी, उड़ीसा के साथ में और छत्तीसगढ़ के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इस प्रकार से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, इतने स्टेट के साथ में अपनी ये बाउंड्री को शेयर करता है। तेलंगाना राज्य की थोड़ी सी जानकारी है कि तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, इसके पहले ये एक पार्ट हुआ करता था हैदराबाद स्टेट का। ठीक है, फ्रॉम सितंबर 17 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, जब तक ये किस में मर्ज ना हो गया, आंध्रा में मर्ज ना हुआ। आंध्र प्रदेश में 1956 के बाद ये जुड़ गया। इसके बाद में कई सारे मूवमेंट यहाँ पर हुए, आंदोलन हुए, सेपरेट स्टेट की मांग करने लगे। ठीक है, इसके बाद 2014 में तेलंगाना को एक सेपरेट राज्य बनाया गया। अब यदि हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी कैपिटल सिटी है हैदराबाद। और हम देख लेते हैं कितने यहाँ पर सांसद हैं, कितने यहाँ पर विधायक वाली विधानसभा है। तो यहाँ पर जो एमएलएस हैं ना, उनकी संख्या है 120, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपीस, उनकी संख्या है 17। यदि हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उनकी संख्या है 40। ये तो था तेलंगाना राज्य का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। ठीक है, तेलंगाना का कहना है कि हम सभी लोगों को फ्री वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे, और कर्नाटका का भी ऐसा ही कुछ कहना है कि हम यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और केरला का कहना है कि हम तो जो होम केयर होने वाली है ना, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसा अलग अलग स्टेट ने अपनी अपनी प्लानिंग की है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन हम सबको देंगे, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, चाहे हमारे लोकल सिटीजन हों, सभी को वैक्सीन देने का काम इन्होंने कहा। और इनका ये कहना है कि यदि टोटल पॉपुलेशन को देखें तो अराउंड 4 करोड़ हो जा रही है, जिसमें से 35 लाख तो वैक्सीन हम दे चुके हैं। अब इसके बाद हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें ना यहाँ पर, तो केरल सरकार का लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो केरल की सरकार चाहती है कि आप मरीजों की मॉनिटरिंग घर में जाकर ही करिए। इससे क्या होगा, जो भी डेथें हो रही हैं ना हॉस्पिटल में, उनकी संख्या बढ़ने से, उनको सुविधाएं ना दे पाने से, उनकी संख्या को कम हम कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो अभी जो हमारे फ़िलहाल में ऐसे बोबड़े साहब थे वो रिटायर हो गए हैं। इसके बाद उनकी जगह पद ग्रहण करने वाले हैं, कर लिए हैं हमारे जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने। ठीक है, 1 साल से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा का इनका टाइम रहने वाला है, पीरियड रहने वाला है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, सैटरडे के दिन ये बन गए हैं हमारे 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल रहने वाला है 26 अगस्त 2022 तक। और यदि हम आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करें, हम चूँकि ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो एन.वी. रमन्ना सेकंड सीजेआई बने हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश। पहले इसके पहले कौन था, के सुब्बा राव भी आंध्र प्रदेश के ही थे।
आगे इनकी लाइफ के बारे में बात बताई जाती है कि कृषक परिवार में जन्मे एन.वी. रमन्ना, इनका जन्म हुआ था 1957 में, ठीक है। और ये सक्रिय रहते थे, किसमें इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि फार्मर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड मुद्दे हैं ना, इन पर इनकी ज़्यादा दिलचस्पी रही थी। और यदि हम बात करें ना कि लीगल प्रैक्टिस से पहले ये क्या थे, तो ये जर्नलिस्ट का काम करते थे तेलुगु न्यूज़पेपर में। अलग अलग इनकी यात्रा रही है वकालत की, जैसे कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट हो, ठीक है, सेंट्रल एंड आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अलग अलग इनकी यात्रा रही है अपनी। आगे एक न्यूज़ आई है, कोवैक्सीन के बारे में बात बताई गई। तो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक, ठीक है, इंडिजीनियसली है। इसका कहना है कि 600 रुपये इसकी प्राइस हम रखेंगे पर डोज़ की स्टेट गवर्नमेंट को बेचने के लिए, और यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हमसे ख़रीदता है एक डोज तो उसकी कीमत रहेगी 1200 रुपया। और यदि बात करें कि क्या ये एक्सपोर्ट कर सकती है, तो यदि ये एक्सपोर्ट करेगी तो उसके लिए 15 से $20 पर डोज का ये दाम लगाने वाली है ना। और इन्होंने आगे ये भी बता दिया है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपना जो 50% का कोटा है ना वो स्टोरेज करके रख लिया है, और केंद्र सरकार हमसे 150 रुपये पर डोज के हिसाब से खरीद सकती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं PMGKAY के बारे में। इसके बारे में हम कल भी देखे थे, आज भी देख लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ना, पिछले साल जो सरकार ने एक पैकेज अनाउंस की थी उसी का एक हिस्सा थी, जिसके अंतर्गत उनका ऐसा कहना था कि हम 5 किलो राशन पर व्यक्ति, ठीक है, और जो चना है या फिर पल्सेस है उसको प्रोवाइड करेंगे। और ये जो 5 किलो है ना वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पहले उनको जो भी मिलता है किसी योजना के अंतर्गत वो तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ में इस योजना के तहत उनको 5 किलो अनाज फ्री मुफ्त दिया जाएगा, एडिशनल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी कमियां हैं जो सामने आई हैं। इसमें दिक्कत ये है कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है ना, तो वो लोग लेफ्ट आउट हो जा रहे हैं या इससे बाहर हो जा रहे हैं। इसी के चलते कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि बहुत बड़ी मानव त्रासदी इससे आने वाली है। देखो, इसमें टारगेट तो किया गया था कि हम 80 करोड़ जनता को फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें से केवल 2.7 करोड़ पीपुल को ही विथआउट राशन कार्ड ये फूड ग्रेन दिया गया। और टोटल जो टारगेट रहा था ना वो था 8 करोड़ पीपुल का। इसके बाद जो फूड सेक्रेटरी हैं सुधांशु पांडे, उनसे पूछा गया तो पिछली बार की तरह इस बार ये योजना लागू करोगे, तो उनका ये कहना था कि इस बार जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाली स्कीम चालू हो गई है। और दूसरी बात ये है कि जो NFSA एक्ट है इसके अंतर्गत भी कई सारे लोग ऐड हो चुके हैं। तो पिछली बार की तरह जो लोग छूट गए थे बिना राशन कार्ड के, तो वो सब लोग इस बार इसमें शामिल हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। अब कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाली स्कीम चल रही है ना, वहाँ पर जो स्टेट हैं वो आधार इनेबलमेंट का यूज़ कर रहे हैं और बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन का यूज़ करते हुए राशन दे रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना आ सके। लेकिन कई सारी भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि आधार का वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया तो उनको राशन नहीं मिल पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हो, जैसे कि बिजली की सुविधा हो, उससे लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसमें जैसे इस एग्जांपल दिया गया है राजस्थान और बिहार का, कि वहाँ पर कितने लोग NFSA के अंतर्गत ऐड हुए हैं। तो लगभग इनका ये कहना है कि 60 लाख लोग ना नए इस योजना के अंतर्गत जुड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाली जो योजना है ना वो इम्प्लीमेंट हुई है। आगे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से यदि हम देखें ना, तो एक एक्टिविस्ट हैं,
का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 9 से 10 करोड़ जो पीपुल है ना NFSA में ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने हुए नहीं हैं। चिंता वाली बात यहाँ पर ये है। अब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली की, तो 71 लाख राशन कार्ड ना इशू किए गए, पिछले साल की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के टाइम में। इसके अलावा जो एडिशनल 60 लाख ई कूपन्स है ना, वो भी इशू किए गए थे जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि वो फ्री फूड ग्रेन्स को एक्सेस कर सकें। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया था। तो बात वही हो जाती है कि सरकार के पास में माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड कोई सही डाटा नहीं है, ना ही ये सही डाटा है कि कितने लोगों के पास अभी राशन कार्ड अवेलेबल है और कितने के पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अमेरिका से। अमेरिका की एक बॉडी है, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड। उसका ये कहना है कि जब तक पूरा विश्व सेफ़ नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका भी सेफ़ है, क्योंकि पता चला इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका आया और उसने सबको संक्रमित कर दिया। इसलिए उनका कहना है कि वैक्सीन की जो शॉर्टेज हमारे इंडिया में चल रही है उसके लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। ऐसा एक बॉडी है वहाँ की, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बहुत ही पावरफुल ट्रेड से रिलेटेड ये बॉडी है, उनका ऐसा कहना है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो केवल इंडिया के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ की जो वैक्सीन है ना, एक एस्ट्राजेनिका, उसको आप ब्राज़ील भी भेज सकते हैं, इंडिया भी भेज सकते हैं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा कई सारे जो अमेरिका के एक्टिविस्ट हैं ना, उनका ये कहना है कि वैक्सीन के अलावा ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज आ रही है उसमें भी जो बाइडेन को हेल्प करना चाहिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आसियान से। तो जस्ट फॉर रिवीजन, इसमें 10 कंट्री मेंबर शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1967 को। इसका जो मुख्यालय है ना, वो इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ठीक है। अब इसके यदि हम उद्देश्यों की बात करें ना, तो सदस्य देशों की जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, क्षेत्रीय जो अखंडता है और स्वतंत्रता को कायम रखने के साथ साथ में ही जो भी विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण निपटारा हो सके। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना, वो आसियान द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को लागू करवाने में और काम में सहयोग देता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब हम देखेंगे इसके बाद न्यूज़ को। अब कल ही हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि म्यांमार में फिर से जो आंदोलन है ना, वो तेज़ हो गया है। जिस स्टेट में, जिस क्षेत्र में जो आंदोलन धीमा पड़ गया था, वहाँ की प्रदर्शनकारियों ने उसको और भी तेज़ कर दिया था, क्योंकि शनिवार के दिन आसियान के मेंबर कंट्रीज़ की बैठक होने वाली थी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेना का जो प्रमुख था ना, वो इसमें हिस्सा लेने वाला था। इसी के चक्कर उन्होंने आसियान के मेंबर कंट्रीज़ से निवेदन किया था कि आप कैसे भी करके म्यांमार के नेताओं को रिहा करवाइए और फिर से लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर स्थापित की जाए। ऐसा वहाँ की जनता का कहना था और वो लोग नारे लगा रहे थे। तो आसियान के जो लीडर हैं या फिर मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने वहाँ का जो मिलिट्री है उससे अर्ज़ किया है कि किलिंग्स को तुरंत से तुरंत एंड करें। और उन्होंने कहा है कि आप डायलॉग करिए ना, जो कॉन्टेंडिंग पार्टीज़ है, और आप दोनों मिलकर आपस में बात करिए और कोई निष्कर्ष निकालिए। आगे इनका ये कहना है कि जो सिचुएशन है ना अभी म्यांमार की जो भी चल रही है, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और वायलेंस को तुरंत से तुरंत रोकना पड़ेगा और वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाना पड़ेगा, और जो स्टेबिलिटी है और पीस है वो म्यांमार में रिटर्न होना चाहिए इमीडिएटली। ऐसा कहना है MR जोको का। और म्यांमार के जो पीपल है और उनका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा से ही प्रायोरिटी होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एस्टेरॉयड से।
तो एस्टेरॉयड एक प्रकार का छोटा सा रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, चट्टान का बना हुआ पिंड होता है जो कि सन की ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। और यदि हम बात करें साइज की ना, तो ये किसी भी ग्रह की अपेक्षा ये स्मॉलर होते हैं, छोटे रहते हैं। लेकिन जो पेबल साइज ऑब्जेक्ट रहते हैं ना, जिनको हम मीटेरॉइड कहते हैं, मीटेरॉइड से ये बड़े रहते हैं। अब यदि हम कहें कि ये जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ना, तो इनमें जलने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इससे क्या है, ये लाइट को छोड़ते हैं। उसे कहा जाता है मीटेरॉइड। पिक्चर के माध्यम से यदि हम देखें तो ये जुपिटर है और ये मंगल है। ये जो पट्टी आप देख रहे हो ना, ये पट्टी ही है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, जो कि मंगल और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट हम कहते हैं। और भी यदि नज़दीक से देखेंगे तो इस टाइप के दिखते हैं एस्टेरॉयड। अब न्यूज़ आई है चाइना से। चाइना का ऐसा कहना है कि हम एक डिफेंस सिस्टम को बिल्ड करेंगे, किसके खिलाफ, नियर अर्थ एस्टेरॉयड। ठीक है, इसके लिए हम एक डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। और चाइना की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि वो कई सारे पैसेंजर को और यहाँ तक कि कार्गोस को 2045 तक अंतरिक्ष पर भेजने का इनकी प्लानिंग है। अब आगे बात की जाती है कि किस टाइप से चाइना रसिया के सहयोग से कुछ चंद्रमा से संबंधित रिसर्च स्टेशन को स्थापित करने वाला है। पिछले ही जो मंथ है ना, उन्होंने एक मेमोरेंडम को साइन किया था रसिया के साथ में कि हम एक इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन को स्थापित करेंगे। अब यदि हम बात करें यूरोपियन एजेंसी की ना, तो उन्होंने एक डील को साइन किया था जिसकी वैल्यू है 156.08 मिलियन डॉलर। ठीक है, एक स्पेस क्राफ्ट बनाने की एक डील थी नासा के साथ में, कि कैसे हम एस्टेरॉयड की जो हेडिंग है ना, जो अर्थ की तरफ है, उसको हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके दिशा को या फिर उसके रास्ते को हम कैसे मोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक डील साइन की थी।